हाय गाइस, दिस इज आशुतोष यज्ञ एंड वेलकम टू द चैनल परिवर्तन विद आशुतोष। आज के लेक्चर में हम देखेंगे साइकोलॉजी की सबसे अंतिम थ्योरी जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत अर्थात मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय कोहलबर्ग। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो कोहलबर्ग ने दी थी हम आज उसे देखेंगे। ठीक है, देखिए जो आपको जो बोर्ड पे इतनी इंग्लिश दिख रही है आपसे डरना मत, मैं पूरा एक एक चीज आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक एक चीज आपको हिंदी में बताई जाएगी। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि पूरा इंग्लिश के थ्रू या इंग्लिश के जरिए बता रहा हूं। फिर भी जो शब्द आपको इंग्लिश में सीखने हैं, जो शब्द आपके लिए इंग्लिश में जरूरी हैं, वो आपको इंग्लिश में ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम वैसी ही चीजें पूछता है। एग्जाम आपसे इंग्लिश में बहुत से क्वेश्चन है जो आपसे इंग्लिश में करेगा एग्जाम। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था अर्थात मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं या कौन सी बात की है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था कोहलबर्ग ने। ठीक है यार, कोहलबर्ग क्या थे कि जो एक दिया था पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत, वो हमने भले ही नहीं पढ़ा क्योंकि वो एग्जाम में अक्सर पूछा नहीं जाता है आप लोगों के में। ठीक है, पियाजे से संबंधित सिर्फ आपसे एक वो सिद्धांत पूछा जाता है अधिकतर, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर भी कभी कभार अगर पूछ ले पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अलावा और कौन सा सिद्धांत दिया था, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अलावा एक और सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो पियाजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसी नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रेरित थे कोहलबर्ग। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए अगर कि कोहलबर्ग किसके नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रभावित थे अर्थात किसकी वजह से उन्होंने ये पूरी रचना की, तो आपको ऑप्शन में टिक करना है पियाजे। ठीक है, अर्थात पियाजे से वो प्रभावित थे बहुत भयंकर तरीके से, जितना प्रभावित मैं आपसे हूं। ओके, देखो यार कोहलबर्ग ने क्या किया। कोहलबर्ग ये देखो, इसका पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं 2 मिनट में सार कि पियाजे ने क्या किया, पियाजे की थ्योरी किस बात पे बात करती है। देखो यार, पियाजे ने क्या किया या पियाजे क्या करना कोहलबर्ग, पियाजे नहीं कोहलबर्ग की पढ़ रहे हैं। कोहलबर्ग क्या करना चाहते थे? कोहलबर्ग ये जानना चाहते थे कि जब बच्चों के सामने विभिन्न परिस्थितियां आ जाती हैं अर्थात धर्म संकट वाली परिस्थिति आ जाती है, डायलेमा वाली परिस्थिति आ जाती है अर्थात दुविधा वाली परिस्थिति आ जाती है, तो कोहलबर्ग ये जानना चाहते थे कि जब बच्चों के सामने या किसी व्यक्ति के सामने जब धर्म संकट वाली स्थिति आ जाती है तो वो अपना दिमाग कैसे लगाता है। ठीक है, अपना दिमाग वो किस तरह प्रयोग करता है, वो चीजें बताना चाहते थे कोहलबर्ग। उसी की वजह से उन्होंने पूरी ये चीजें बताई। इसके पहले हम एक देखते हैं प्रयोग जो कोहलबर्ग ने किया था अपने विद्यार्थियों पर। कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत को समझना चाहते थे कि जो बच्चे होते हैं वो धर्म संकट वाली स्थिति में कैसा सोचते हैं, ठीक है, या किस तरह सोचते हैं। उसके लिए क्या किया कोहलबर्ग ने क्या किया कि अपने जो बच्चे थे 10-11 बच्चे जिन पर वो प्रयोग करते रहते थे हमेशा, कोहलबर्ग ने क्या किया, उन बच्चों को 11 कहानियां सुनाई। कोहलबर्ग ने क्या किया, कोहलबर्ग ने क्या किया कि उन जो 11 बच्चे थे जो बच्चे थे उन बच्चों को 11 कहानियां सुनाई। उन 11 कहानियों में से एक कहानी में आपको सुनाता हूं जिस पूरी कहानी पे ये पूरा जो दिख रहा है आपको वो आपके बोर्ड पर ये पूरा सिद्धांत उस कहानी पे निर्भर है। कोहलबर्ग ने क्या किया, बार बार पियाजे जुबान पर आ रहे हैं क्योंकि पियाजे में लग गया है, मुझे बहुत टाइम लगता है शूट करने में। आइए देखते हैं कोहलबर्ग ने क्या किया कि कोहलबर्ग ने जो बच्चे थे उनको एक कहानी सुनाई। उन 11 कहानियों में से एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। कोहलबर्ग ने कहानी सुनाई बच्चों को कि यूरोप में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था हेंज। ठीक है, यूरोप में एक व्यक्ति रहता था हेंज। तो क्या हुआ यार कि उसकी पत्नी हो गई बीमार। कोहलबर्ग सुना रहे हैं कहानी उन बच्चों को जिन पर वो कर रहे हैं प्रयोग। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने क्या किया यार कि उन बच्चों को कहानी सुनाई कि यूरोप में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम हेंज था, उसकी पत्नी क्या हो गई, बीमार। ठीक है, उसकी पत्नी बहुत बीमार, इतनी भयंकर बीमार तरीके से हो गई कि वो मृत्यु शैया पर बिल्कुल लेट गई। ठीक है, अब
क्या हुआ, वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। वो गरीब था, उसके पास रुपए थे कम। तो जिस दवाई से डॉक्टर ने कह दिया कि इसे जिस दवाई से सही होना है वो दवाई उसने बताई डॉक्टर ने। अब हेंज जब वो दवाई लेने गया, एक रेडियम नामक की दवाई थी जो उसी समय यूरोप में उसका आविष्कार हुआ था। तो जो रेडियम नामक दवाई डॉक्टर ने बताई थी कि इससे इसका इलाज हो जाएगा और इससे इसकी जान बच जाएगी, अर्थात तुम्हारी पत्नी की, यानी हेंज की पत्नी की। तो यार हेंज ने क्या किया, जिसने उस रेडियम का आविष्कार किया था, अर्थात जो दवाई से उसकी और पत्नी सही हो सकती थी, उस दवाई को वो शॉप पर लेने गया जिस शॉप ने आविष्कार किया था उस रेडियम का, यानी दवाई का। तो यार दवाई वाले ने पता क्या किया, दवाई वाले ने क्या किया कि जितने दाम की दवाई थी उससे 10 गुना रेट बताए हेंज को, उससे 10 गुना रेट बताए हेंज को। अब यार हेंज के पास तो पहले ऑलरेडी रुपए पहले से रुपए नहीं थे, उसके बाद 10 गुना रेट और ज्यादा बता दिए। तो यार क्या हेंज ले पाएगा उस समय? वो नहीं ले पाएगा। अब भैया उसने दवाई नहीं ले पाई, वो अपने आसपास के अपने दोस्तों से, अपने सहयोगी से, अपने मित्रों के पास गया और उसने रुपए इकट्ठे करना की कोशिश की कि रुपए इकट्ठे हो जाए। फिर भी उसके पास दवाई के आधे भी रुपए के इकट्ठे नहीं कर पाया वो। अब उसने कहा दवाई वाले से, शॉपकीपर से, कि यार मेडिकल शॉप वाले से कि यार दवाई मुझे सस्ते में दे दो, तुम इतना दाम महंगे बता रहे हो। तो शॉपकीपर ने कहा, जो मेडिकल वाला जो दवाई बेच रहा था, उसने कहा कि मैंने इसका आविष्कार किया है, मैं इसे महंगे दाम में बेचूंगा। तो अब हेंज क्या करता है कि वो दवाई उसे पूरा प्रयत्न कर लेता है, फिर भी वो शॉपकीपर उसे जो सही रेट है दवाई का उस रेट पर दवाई नहीं दे रहा है। शॉपकीपर क्या कर रहा है कि उसे 10 गुने दाम पर दवाई दे रहा है हेंज को। अब हेंज के पास स्थिति है कि उसे बचानी अपनी पत्नी की जान, उसके पास नहीं है रुपए और शॉपकीपर बता रहा है रुपए महंगे। तो हेंज ने क्या किया, दुकान को तोड़ दिया और दवाई चुरा कर ले आया और इस तरह उसने अपनी पत्नी की बचाई जान। ठीक है, कहानी आपको समझ में आई हुई। अब कोहलबर्ग ने क्या किया कि कोहलबर्ग ने ये कहानी अपने बच्चों, इतने बच्चे थे, प्रयोग कर रहा था कोहलबर्ग जिन बच्चों पर, उन बच्चों को ये कहानी सुनाई और उन बच्चों से उसने विभिन्न क्वेश्चन पूछे, विभिन्न प्रश्न पूछे इस कहानी से संबंधित। ठीक है, उन बच्चों से कोहलबर्ग ने पूछा कि अलग अलग बच्चों से पूछा कि आप ये बताइए कि जो हेंज ने किया है अपनी पत्नी के लिए, उसने दवा चुराई, क्या हेंज ने ये सही किया दवाई चुरा कर? या फिर जो मेडिकल वाला था या जो शॉप वाला था वो 10 गुना दाम बता रहा था, क्या ये सही था? या फिर क्या जो हेंज था, क्या उसे डर नहीं लगना चाहिए था उसका कि जो उसने दवाई चुराई है, क्या उसे ये डर नहीं था कि वो गलत काम कर रहा है, पुलिस उसे पकड़ लेगी? क्या ऐसा ही उसके विचार में नहीं आया? तो हेंज ने अलग अलग ऐसे क्वेश्चन पूछे और हेंज ने ये सोचा कि मैं ये देखता हूं कि बच्चे अपनी जो नैतिक तर्कणा है अर्थात मोरल रीजनिंग है उसके हिसाब से कैसा जवाब देंगे। तो किसी बच्चे ने जवाब दिया कि हाँ हेंज ने सही किया, किसी बच्चे ने जवाब दिया नहीं हेंज ने गलत किया, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिए, जैसे जैसे बच्चे सोचते थे, जैसे बच्चे अपने वातावरण में ढलते थे वैसे वैसे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग हेंज को दिए जवाब। ठीक है, तो इसके जरिए हेंज ने क्या किया, अलग अलग बच्चों को अलग अलग समूह में रखा कि जिस बच्चे ने जैसा जवाब दिया उसे उस स्तर में हेंज ने रखा कि अच्छा ये बच्चा इतना ज्यादा सोच लेता है, ये बच्चा इतना ज्यादा सोच लेता है, ये बच्चा ऐसा सोचता है। तो उस वजह से हेंज ने समझा कि बच्चे में ऐसे ऐसे बच्चे अपनी मतलब हेंज ऐसे पहचान सके कि इस बच्चे में नैतिकता का ये गुण है, इस बच्चे में ये नैतिकता का गुण है। क्योंकि हेंज ने पूछे उन बच्चों से क्वेश्चन हेंज से रिलेटेड स्टोरी से कि कोहलबर्ग ने बच्चों से क्या कहा, कोहलबर्ग ने बच्चों से पूछा कि अगर तुम हेंज की जगह पर होते तो तुम क्या करते, तुम दवाई को चुराते या तुम उस दुकानदार को और मनाते या अपनी पत्नी को छोड़ देते या उसे उसी हालत में पड़े रहने देते, तुम क्या करते? फिर बच्चों ने अपनी नैतिक तर्कणा के आधार पर कोहलबर्ग को जवाब दिए कि मैं अगर होता तो ये करता, या मैं हेंज की जगह पर होता तो मैं भी यही करता, या मैं हेंज की जगह पर होता तो क्या करता। इससे कोहलबर्ग को पता चले कि बच्चे किस तरह अपने नैतिक तर्कणा अर्थात मोरल रीजनिंग को कैसे लगाते हैं। यह इसके आधार पर उन्होंने बच्चों को बांटा और बच्चों का स्तर बांटा। ठीक है, ये थी कोहलबर्ग की स्टोरी। अर्थात धर्म संकट की जब स्थिति पड़ जाए तो हमें किस तरह से अपना नैतिक तर्कणा, अपनी नैतिकता से के आधार पर कैसी रीजनिंग लगानी है, कैसी चीजों को सोचना है, ये बताया है कोहलबर्ग ने। ठीक है, इसके बाद जो
कोहलबर्ग थे। यहाँ पे लिखा हेंज डायलेमा स्टोरी, जो लिखी है हेंज डायलेमा स्टोरी अर्थात हेंज की दुविधा वाली जो कहानी थी वो मैंने आपको सुना दी है। इसके बाद मोरल रीजनिंग का अर्थ होता है हेंज डायलेमा स्टोरी अर्थात हेंज की जो दुविधा वाली स्थिति थी या कहानी थी उसमें किसका प्रयोग किया गया है, मोरल रीजनिंग अर्थात नैतिक तर्कणा का। मोरल रीजनिंग को हिंदी में कहा जाता है नैतिक तर्कणा का, अर्थात कैसे वो अपनी नैतिक शक्ति, नैतिक रीजनिंग लगाएंगे, मोरल रीजनिंग लगाएंगे कि जब बच्चों के पास धर्म संकट वाली स्थिति आ जाएगी तो नैतिक तर्कणा का प्रयोग करके बच्चे अपनी जो समस्या है उसे कैसे सुधारेंगे। वो बच्चों के डिपेंड रहता है बच्चों की मोरलिटी पर या बच्चों ने कैसे नैतिकता सीखी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है जो इंस्पायर्ड बाय पियाजेस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, अर्थात जो कोहलबर्ग थे, कोहलबर्ग पूरी तरह से थे इंस्पायर्ड थे अर्थात प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, पियाजे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी अर्थात पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी अर्थात पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रभावित थे। ठीक है, तो जो हेंज थे वो थे, सॉरी कोहलबर्ग थे, वो थे पूरी तरह से पियाजे के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी अर्थात पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रभावित। इसके बाद कोहलबर्ग ने क्या किया कि कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं नैतिक विकास के। लेवल अर्थात स्तर, जैसे मोबाइल में होते ना गेम में लेवल, इजी लेवल होता, मीडियम लेवल होता और हार्ड लेवल होता, 3 लेवल होते मोबाइल के गेम में। और स्टेजें तो बहुत होती हैं मोबाइल में, स्टेजें तो भैया 100 हो जाती, लेवल जरूर 3 होंगे, इजी, हार्ड, मीडियम, लेकिन लेवल तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 भी लेवल हो जाती। ऐसी पियाजे ने क्या किया, कोहलबर्ग ने क्या किया, कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं नैतिक विकास के सिद्धांत की, 3 लेवल दिए हैं अर्थात 3 स्तर दिए हैं, लेकिन स्टेजें दी हैं 6 अर्थात 6 स्टेजें दी हैं अर्थात स्टेज को हिंदी में कहा जाता है चरण, और जो लेवल है उन्हें कहा गया है स्तर। जो एक लेवल है, हर एक लेवल में या हर एक स्तर में 2 चरण बताए हैं पियाजे ने, सॉरी कोहलबर्ग ने, पियाजे बार बार आ रहा है मेरी जुमा पर। ठीक है, तो 3 लेवल बताई हैं कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की। पहली लेवल उन्होंने बताई है, या जो पहला स्तर है उसे कहा जाता है पूर्व परंपरागत स्तर अर्थात प्री कन्वेंशनल स्टेज। जब बच्चा होता है 0 से 10 वर्ष की अवस्था में, 0 से 10 लगा यहाँ पे, अर्थात जब बच्चा 0 से 10 वर्ष की अवस्था में होता है तो कैसे वो अपना नैतिक तर्कणा अर्थात नैतिकता से कैसे सोचता है, कैसे अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करता है, तो इसके बारे में पूर्व परंपरागत स्तर में बताया। अर्थात जब बच्चा 0 से 10 वर्ष की अवस्था में होता है तो वो क्या करता है, उसमें नैतिकता नहीं होती है कुछ भी, वो क्या करता है जो चीजें जैसे उसके माता पिता उसे चीजें बताएंगे वो वैसे करता है। ठीक है, वो अपनी बुद्धि कुछ नहीं लगाता है, वो अपनी नैतिकता बिल्कुल भी नहीं लगाता है चीजों को सोचने में, या कोई बात आप उससे पूछेंगे उसे कुछ भी पता नहीं है। जब बच्चा 0 से 10 वर्ष के बीच में होता है, आप सोचिए ना कि जब बच्चा 0 से 10 वर्ष के बीच में होगा तो जैसा उसकी मम्मी कहेंगे, जैसे उसके पापा कहेंगे वो वैसे ही तो काम करेगा, उसे पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा। तो कोहलबर्ग ने कहा कि जब बच्चा पूर्व परंपरागत स्तर में होता है तो वो क्या करता है कि जो धारणाएं चली आ रही हैं पहले से, जो उसके माता पिता ने कहा, जो धारणाएं चली आ रही हैं उनसे, ये मतलब जो धारणाएं चली आ रही हैं अर्थात जो समाज में नियम कायदे कानून है उनसे पहले का स्तर है ये, अर्थात उसे पता नहीं है, वो धारणाओं को जानते नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है, तो ये धारणाएं चली आ रही हैं अर्थात जो समाज में नियम कायदे कानून है वो कुछ नहीं जानता, उनसे पहले का स्तर है, उसे कहा जाता है पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, उनसे पहले का स्तर इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चा कुछ जानता नहीं है, अर्थात यहाँ पे जो नैतिकता होती है वो बिल्कुल होती है शून्य। ठीक है, वो नैतिकता जो होती है पूर्व परंपरागत स्तर है वो बिल्कुल शून्य होती है, अर्थात बच्चे में बिल्कुल नैतिकता भी नहीं है, बच्चा कुछ भी चीजें नहीं जानता है, क्या अच्छा है क्या है बुरा, जैसे उसके माता पिता उसे बताते हैं वो वैसा करता रहता है। बच्चे में नैतिकता बिल्कुल 0 है, बिल्कुल शून्य है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो कौन सी पियाजे का वो कौन सा स्तर है जिसमें बच्चे में नैतिकता बिल्कुल नहीं होती, आपको बताना है वो पहला स्तर होता है कोहलबर्ग का, जिसमें बच्चे में बिल्कुल भी नैतिकता नहीं होती है। इसके बाद आइए दूसरा स्तर जो पियाजे ने कोहलबर्ग ने बताया है, परंपरागत स्तर अर्थात जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कन्वेंशनल स्टेज। जब बच्चा होता है किशोरावस्था में अर्थात 12 से 16 वर्ष की अवस्था के बीच में, तो वो क्या करता है, बच्चा धारणाओं के अनुसार चलता है, अर्थात जो समाज में नियम कायदे कानून जो बनाए गए हैं उसके अनुसार चलता है, अर्थात बच्चा सोचता है कि ये बात सही है।
अगर मैं जो समाज में रूल्स बनाएंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उन्हें बच्चा फॉलो करेगा। बच्चा ये करेगा उस टाइम पे जब बच्चा होगा कोहल वर्ग के दूसरी अवस्था में अर्थात परंपरागत अवस्था में, तो बच्चा क्या करेगा, आप धारणाओं के अनुसार चलेंगे। धारणा अर्थात जो समाज में रीति रिवाज कानून जो चल रहे हैं, रूल्स चल रहे हैं, सोसाइटी में आपके रूल चल रहे हैं, अर्थात जो अच्छा है वो अच्छा है। अर्थात आप चोरी करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, ठीक है। बच्चा समझता है कि बच्चे जैसी चीज़ें समाज में चल रही हैं, बच्चा उन धारणाओं के अनुसार काम करेगा। बच्चा कोई गलत काम नहीं करेगा, बच्चा समाज के नियम कायदे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा। वो होती है पियाजे की दूसरी अवस्था अर्थात परंपरागत अवस्था, ठीक है। इसके बाद पियाजे की जो तीसरा स्तर है अर्थात उसे कहते हैं परंपरागत, जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। अर्थात जब आप परंपराओं के आगे चले जाएं, परंपराओं के आगे का मतलब ये है कि जब भैया तुम बहुत आगे सोचने लगो, तुम्हें समाज से कुछ लेने ही देना नहीं है, ठीक है। तुम नहीं करोगे फिर समाज के नियम कायदे कानून फॉलो, तुम सोचोगे कि तुम करोगे कोई बहुत बड़े बड़े काम, जैसे फ्रीडम फाइटर होते, स्वतंत्रता सेनानी होते ना, मतलब वो अपनी जान की बाजी लगा देते अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। अर्थात उन्हें नहीं है कि मेरी ज़िंदगी बन जाए या मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छा रहूं, अच्छा मेरा रहन सहन रहे, मैं बहुत खुश रहूं। वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अपनी बलि लगा देते हैं, अब खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं देश के लिए। ये चीज़ें सोच पाते हैं कौन से लोग, जब लोगों में आ जाता है बहुत ज्ञान, जो बहुत पूरा जिनमें फिर उन्हें लगता है कि जो कुछ नहीं है सब कुछ सार्वभौमिक है। जब परंपराओं के आगे चले जाते हैं, जब बहुत आगे चले जाते हैं, महान व्यक्तित्व बन जाते हैं, अर्थात विवेकानंद टाइप के लोग, ठीक है। ये वो स्टेज होती है परंपरागत स्तर, इसमें पहुंच पाते हैं बहुत कम लोग। व्यक्ति यहीं तक पहुंच पाता है बस हर हाल में, परंपरागत स्तर तक ही। ये जो परंपरागत स्तर है इस तक हर कोई नहीं पहुंच पाता है, इस तक पहुंच पाते हैं सिर्फ कुछ ही लोग जो अपने आप को रखते हैं सबसे अलग लोग। अर्थात परंपरागत ये लोग होते हैं कि लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे समाज के हित के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। ये वो टाइप के लोग होते हैं जो परंपरागत स्तर में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि कोहल वर्ग ने कितने स्तर दिए हैं नैतिक विकास के, तो आपको बताना है 3। अब है क्या कि जो हर स्तर है ना, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, इस हर स्तर में यानी हर स्टेज में हर स्तर में यानी हर लेवल में 2-2 चरण बताए हैं कोहल वर्ग ने, ठीक है। 2-2 चरण अर्थात 2-2 स्टेजें बताई हैं, वो देखेंगे हम इस तरफ। आइए देखते हैं उन्हें। कोहल वर्ग ने क्या बताया कि जो स्तर 1 में होता है जब बच्चा, अर्थात पूर्व परंपरागत स्तर में होता है, ठीक है। आपने पढ़ा ना अभी पूर्व परंपरागत स्तर। अब पूर्व परंपरागत स्तर के अंदर हम पढ़ेंगे चरण 1 और चरण 2। स्तर 2 के अंदर पढ़ते हैं हम चरण 3 और चरण 4, अर्थात इसके बाद स्तर 3 के अंदर है आपका चरण 5 और चरण 6, ठीक है। अर्थात जब बच्चा पूर्व परंपरागत स्तर में होगा तो बच्चा चीजें सीखेगा ये और ये, जब बच्चा परंपरागत स्तर में होगा तब बच्चा सीखेगा ये चीज और ये चीज, जब बच्चा होगा पर परंपरागत स्तर में तो बच्चा चीजें सीखेगा ये और ये। आइए इसके बाद इससे एक्सप्लेन किया जाए आपके लिए।